स्टूडेंट्स, आज हम आपको समझा रहे हैं पेशी संकुचन की क्रियाविधि, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो थ्योरी है वो है अपनी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यानी कि तंतु विसर्पण सिद्धांत, स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी, तंतु विसर्पण सिद्धांत, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अपन ये दो डायग्राम को अपन इस तरह देख रहे हैं। तो अपन इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या है अपने, ये है सार्कोमियर नॉर्मल फेस में और ये सार्कोमियर है कॉन्ट्रैक्शन फेस में। तो जो सार्कोमियर है पेशी कोशिका जो है वो अपनी सामान्य अवस्था में रहती है और ये है संकुचित अवस्था में। तो अपन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये बिटवीन क्या है, इसमें मायोसिन प्रोटीन और ये दोनों साइडों में क्या है, एक्टिन प्रोटीन। मिडिल में क्या है, मायोसिन प्रोटीन और ये क्या है, एक्टिन, यानी मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट है। और ये मायोसिन पर क्या है, अपने क्रॉस ब्रिज है, इनको अपन अंतर सेतु बोलते हैं, दोनों पार्श्वों में चारों तरफ ये लगे होते हैं। तो और इसके बीच का क्षेत्र जो है वो एच जोन यानी एच क्षेत्र कहलाता है। तो एच क्षेत्र क्या हुआ कि जहाँ पर जो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन है और यहाँ पर ये है एक्टिन, इतना इतना। तो जहाँ पर जो एक्टिन फिलामेंट है और बीच में क्या मायोसिन, तो एक्टिन फिलामेंट का जो गैप आ रहा है वो अपना कहलाता है एच जोन यानी एच क्षेत्र कहलाता है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तंतु विसर्पण सिद्धांत में मुख्य बात ये जानी जाती है कि ये जो मोटे तंतु हैं, मायोसिन मोटे तंतु हैं और एक्टिन क्या है, पतले तंतु हैं। तो एक्टिन जो है पतले तंतु वो मायोसिन मोटे तंतु के सापेक्ष सरकते हैं, यानी पतले तंतु एक्टिन मायोसिन पर सरकते हैं क्योंकि अंतर सेतु उनसे बंध बनाते हैं और वो सरकते हुए चले जाते हैं। थिन फिलामेंट एक्टिन स्लाइडिंग ऑन थिक फिलामेंट मायोसिन। एक्स जोन के बीच में अपन एम लाइन देख रहे हैं और ये क्या है, अपनी जेड लाइन होती है। मायोसिन जहाँ तक फैला हुआ है, मायोसिन फिलामेंट विद क्रॉस ब्रिजेस, वो अपना डार्क रीजन, डार्क पार्ट क्या कहलाता है, अपना ए बैंड, और ये साइड में क्या होता है, अपना आई बैंड यानी एक्टिव फिलामेंट वाला आई बैंड होता है। तो ये तो अपना नॉर्मल फेस में। तो जब कॉन्ट्रैक्शन फेस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेस में जब एक थिक फिलामेंट मायोसिन के दोनों तरफ से एक्टिव फिलामेंट राइट एंड लेफ्ट साइड से आकर के मूव करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये इनके जो क्रॉस ब्रिजेज होते हैं ना, अंतर सेतु, ये एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइड से एक्टिन फिलामेंट के एक्टिन तंतु के सक्रिय स्थलों के साथ जुड़ जाते हैं। इनका जो हेड होता है अनुप्रस्थ सेतुओं का, क्रॉस ब्रिज का, वो एक्टिव साइड के एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइड से जुड़ जाता है और फिर इसको केंद्र की तरह सेंटर की टुवार्ड सेंटर की तरफ मूव करता है। When the head of cross bridges of myosin filament attached with the active site of active filament, then required energy in the form of ATP, it break down into ADP plus IP, then release energy is used to draw center towards center of actin filament। दो एक्टिन फिलामेंटों को मायोसिन फिलामेंट के ऊपर विसर्पण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा एटीपी के द्वारा दी जाती है, एटीपी का विखंडन होता है एडीपी प्लस आईपी में, और जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा पा करके इसके जो हेड है वो जुड़ जाते हैं और दोनों तरफ से, यानी ये अपने एक्टिन फिलामेंट है तो इनको सेंटर की ओर, केंद्र की ओर खींचते चले जाते हैं। तो केंद्र की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, संकुचन होगा, एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं के ऊपर सरकते हैं तो दोनों साइड से सरक करके आएंगे। तो ये जो जेड लाइन है ना, ये जो जेड लाइन है ये, तो इनकी लंबाई कम हो जाती है तो संकुचन हो रहा है। जब जेड लाइन की लंबाई कम होगी तो साथ में जो एच जोन है, देख रहे हैं अपन एच जोन, तो ये भी कितना हो गया, कम हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है तंतु विसर्पण सिद्धांत, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। फिर से बता देंगे, थिन फिलामेंट एक्टिन स्लाइडिंग ऑन थिक फिलामेंट मायोसिन, पतले तंतु मोटे तंतु मायोसिन पर सरकते हैं, इसी को एक्टिन अपना स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में इस डायग्राम को अपन समझेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस का डायग्राम है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। दिस प्रोसेस is by 4 parts.
फेज जो है इसकी है उत्तेजन, एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन फेज में आप जानेंगे क्या होता है, जब तंत्रिका आवेग का के कारण पूरी तंत्रिका पेशी संधि पर जो संधियाँ होती हैं, उस संधि पर तंत्रिका के स्रों द्वारा एक प्रकार का रसायन स्रावित किया जाता है। अपन 10th में पढ़ चुके हैं नर्व सेल्स को अच्छी तरीके से। तो जैसे इसमें इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इम्पल्स क्या होता है, एक अपने न्यूरॉन के और दूसरे न्यूरॉन के जंक्शन पर आ जाता है। तो जो लॉन्ग फिलामेंट जो होता है ना, लंबा तंतु जो होता है, उसका एक्सोन बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। तो तंत्रिकाक्ष के सिरों पर हम देखते हैं ये करके या दुर्मांस पाए जाते हैं, या नर्व एंडिंग होती है। तो नर्व एंडिंग होते हैं ना, तो इस नर्व एंडिंग पर, यानी ये कहना चाहिए सिनेप्स जहाँ होता है, जंक्शन जो होता है टू नर्व का, वहाँ पर एक प्रकार का न्यूरोसिक्रेटरी सब्सटेंस एसिटाइलकोलिन सीक्रेट किया जाता है। तो एसिटाइलकोलिन जब सीक्रेट होता है, तो वो जो अपनी ये सार्कोलेमा है ना, पेशी प्लाज्मा जो झिल्ली है, इसकी सोडियम के प्रति Na+ आयन के प्रति इसकी पारगम्यता को बढ़ा देता है। न्यूरोसिक्रेशन एसिटाइलकोलिन इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इन सार्कोलेमा। तो ये सोडियम आयन टी ट्यूब्यूल जो है, इसके थ्रू अंदर की ओर जाएगी। तो ये सोडियम धन आयन जब की पारगम्यता बढ़ जाती है, तो पेशी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की तरफ आ जाती है। सामान्य अवस्था में इसमें नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस आयन होता है, यानी नेगेटिव आयन इन नॉर्मल स्टेट। बट व्हेन द परमिबिलिटी इंक्रीज, सोडियम आयन एंटर इन द सार्कोलेमा। तो जैसे ही इसके नीचे धन आयन आ जाएंगे, सोडियम आयन आ जाएंगे, तो पूरी पेशी प्लाज्मा झिल्ली पर एक उत्तेजन उत्पन्न हो जाता है, और इसकी जो आंतरिक सतह है, इस पर क्या हो जाता है, एक धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। यानी पॉजिटिव पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड इन द इनर सरफेस ऑफ द सार्कोलेमा ड्यू टू द इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ सार्कोलेमा। तो इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, उत्तेजन। और यही जो धनात्मक विभव है, यानी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो पूरी सार्कोलेमा पर ट्रांसमिट हो जाएगा, और ट्रांसमिट होकर के वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। एक्शन पोटेंशियल मतलब है एक सक्रिय विभव उत्पन्न कर देगा। तो नीचे जो पेशी प्लाज्मा झिल्ली पर पूरे पर नीचे की तरफ पॉजिटिव 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 बातें चली जाएगी, तो पूरी पेशी प्लाज्मा पर क्या हो जाएगा, सक्रिय विभव, यानी वो उत्तेजन अवस्था में आ जाता है। तो एक पॉइंट अपना क्या हो गया, उत्तेजन। एक्साइटन फेज। सेकंड है उत्तेजन संकुचन युग्मन। फर्स्ट हो गया। सेकंड है उत्तेजन संकुचन युग्मन। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, इसमें क्या होता है, जैसे ही सक्रिय विभव पूरी पेशी कोशिका में संकुचनों को प्रेरित करता है, यानी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन इन सार्कोलेमा, यानी इन मायोसाइट। और ये जो सक्रिय विभव है, यानी कहना चाहिए अपना जो एक्टिव पोटेंशियल है, वो इन सोडियम आयनों को इन टी ट्यूब्यूल जो है ना, टी ट्यूब्यूल के थ्रू कहाँ कर देता है, वो अंदर पेशी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, यानी पेशी प्रतल में पहुंचा देता है। सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या आ जाते हैं, सोडियम आयन किसके थ्रू आएंगे, टी ट्यूब्यूल के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे, तो अपनी डायग्राम देख रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर आने पर ये जो पॉजिटिव आयन है, ये अपने कहाँ चले जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी पेशी प्रदर्भी जालिका के अंदर ये धन आयन चले जाते हैं। सोडियम धन आयन जब पेशी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर आ जाते हैं, तो पेशी प्रतल में आ जाएंगे, और पेशी प्रतल में आ जाने पर ये कहाँ चले जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पेशी प्रदर्भी जालिका के अंदर पहुँच जाती है।
the positive ion after action potential come in the sarcoplasm, then it reaches into the sarcoplasmic reticulum, and from sarcoplasmic reticulum calcium ion is released. पेशी प्रदर्भी जालिका से कैल्शियम आयन रिलीज कर दिए जाते हैं, और ये कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं तो ये कैल्शियम आयन, ये अपना लिखा हुआ है ट्रोपोमाइसिन एंड कैल्शियम, तो ये ट्रोपोमाइसिन के साथ क्या है अपना कैल्शियम आयन प्लस ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कैल्शियम आयन जैसे निकल करके आते हैं तो ये कैल्शियम आयन है, और ये क्या है ट्रोपोनिन, तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ अटैच हो जाती है, और ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच्ड हो जाती है। और इस कारण से जो ट्रोपोनिन जो अणु है इसमें ऐसे संरूपण परिवर्तन होते हैं जिसके कारण एक्टिन के सक्रिय स्थल पर उपस्थित ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन दोनों ही वहां से हट जाते हैं, और जैसे ही सक्रिय स्थल मुक्त होते हैं मायोसिन तंतु के अंतर सेतु इनसे जुड़ जाते हैं और संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर से समझेंगे, जब पेशी प्रदर्भी जालिका से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, मुक्त होते हैं, तो कैल्शियम आयन किसके साथ जुड़ जाते हैं ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन प्लस कैल्शियम आयन। तो जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ जुड़ेंगे तो ट्रोपोनिन किसके साथ अटैच हो जाएगी, ट्रोपोनिन ज्वाइंट विद द ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच हो जाएगी, और जैसे अटैच होगी तो ये अपना क्या लिखा हुआ एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन पर क्या होते हैं एक्टिव साइट होते हैं, तो ये कैल्शियम आयन प्लस ट्रोपोनिन और साथ में ट्रोपोमायोसिन ये अपने एक्टिन के सक्रिय स्थलों से हट जाते हैं। एक्टिन के जो सक्रिय स्थल होते हैं ना इससे अटैच रहते हैं, तो जैसे ही दोनों कनेक्ट होंगे यहाँ से हट जाते हैं, जैसे ये हटेंगे तो इसके जो एक्टिव साइट है ये लिखा हो ना फ्री एक्टिव साइट, एक्टिन फिलामेंट के जो एक्टिव साइट है जो सक्रिय स्थल है वो मुक्त हो जाते हैं क्योंकि ये सब हट चुके हैं, और जैसे ही मुक्त हो गई तो यानी वो खुल जाते हैं। खुलते ही क्या होगा, ये जो मायोसिन के जो शीर्ष है ना, मायोसिन तंतु के जो अनप्रस्थ सेतु हैं यानी क्रॉस ब्रिजेज ऑफ द मायोसिन फिलामेंट जॉइंट विद द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, तो तुरंत ही मायोसिन के जो अनप्रस्थ सेतु जो होते हैं, ये देख रहे हैं ना अपन यहाँ पर मायोसिन के अनप्रस्थ सेतु हैं, ये इन एक्टिव साइट से जुड़ जाएगी। तो जैसे ही जुड़ जाएंगे तो ये यहाँ तक का जो प्रोसेस है, इधर का आप डायग्राम को अच्छी तरह देख सकते हैं, इसको बोलते हैं उत्तेजन संकुचन युग्मन, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। थर्ड फेज है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जो है तंतु विसरण विधि के द्वारा होता है। कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस इज अकर बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो अपन बता चुके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के कौन किसके सापेक्ष सरकता है। जैसे ही एक्टिन संकुचन प्रारंभ होता है उससे पहले क्या होगा, एक्टिन तंतु के सक्रिय स्थल जुड़ने से ठीक पहले अनप्रस्थ सेतु का सिर एक एटीपी से जुड़ता है। इसमें बता रखा है कि एक्टिन तंतु के सक्रिय स्थल जुड़ने के ठीक पहले अनप्रस्थ सेतु का सिर एक एटीपी अणु से जुड़ता है। अब अपन ये बता रहे हैं संकुचन में सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि मायोसिन का शीर्ष है यानी क्रॉस ब्रिजेज है मायोसिन के, तो ये एक्टिन साइड से जुड़ेंगे, उससे पहले क्या होगा एटीपी जो मॉलिक्यूल होता है वो इसके हेड पर यहाँ पर क्या जुड़ गया अपना एटीपी मॉलिक्यूल इस क्रॉस ब्रिज के हेड पर आकर के जुड़ जाता है। उसके बाद जुड़ने पर इसमें इस मायोसिन में क्या होता है एटीपीज एंजाइम, मायोसिन में क्या है एटीपेज एंजाइम, तो एटीपेज एंजाइम के थ्रू जो एटीपी है इसका क्या होगा ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें एडीपी प्लस आईपी में, एडिशन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट में इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी के द्वारा इसका जो हेड है वो इस एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट से अटैच्ड हो जाता है। तो बिना एनर्जी के तो अटैच कैसे होगा,
और अटैच होगा तो उसको ड्रॉ करेगा टूवर्ड्स की ओर। तो इससे एनर्जी जो ऑब्टेन होती है उस एनर्जी के यूज से इसका जो हेड है जो अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद क्या होता है, इसमें ऐसे कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेज होते हैं, ऐसे संरूपण परिवर्तन आते हैं हेड में, जैसे कि अपनी सीधी उंगली है मुड़ी हुई उंगली के समान, यानी फोल्डेड फिंगर लाइक इसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेज आते हैं। तो वो चेंजेज आते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से देखेंगे अपन, ये यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। पहला अटैच होगा, एक अटैच होगा तो एक्टिन फिलामेंट को केंद्र की ओर टुवर्ड्स ड्रॉ करेगा, यानी केंद्र की ओर खींचेगा। जैसे ही केंद्र की ओर खींचेगा, सपोज कीजिए ये अटैच हो गया, अटैच होकर किसको खींचता है, खींचते ही फोल्डेड फिंगर तक मुड़ते ही यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। अब रिमूव हो गया तो एडीपी प्लस आईपी तो इसके हेड पर ही रह गए, और हटते ही हट जाते तो इसके हेड पर फिर से एक नया हेड पर एक न्यू एटीपी मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, और फिर वही एटीपी और आईपी की ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है। तो जैसे ही नया एटीपी जुड़ेगा तो एक एक्टिव साइट के बाद हट करके वो सेकेंड एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा। एक्टिन फिलामेंट के एक्टिन तंतु के दूसरे सक्रिय स्थलों से मायोसिन का जो अनुप्रस्थ सेतु का जो शीर्ष है, सिर भाग है, वो जुड़ जाता है, और फिर ये प्रोसेस होगा और फिर इस प्रकार से चेंज होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक बार जब एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसके मायोसिन तंतु के अनुप्रस्थ सेतु के सिर पर जुड़ता है तो बार बार उसमें ब्रेकडाउन होता है। तो बार बार जुड़ता है तो कंटिन्यूस देखिए, ऐसे बताओ इसको 1 2 3 4, यानी ऐसे करके, मतलब हर बार एक नए सक्रिय स्थल पर मायोसिन का शीर्ष जुड़ता जाएगा, और दोनों साइड से इस प्रकार से 1 by 1 एक एक करके जुड़ता जाएगा, और केंद्र की तरफ उसको खींचता चला जाएगा। किसको? पतले तंतुओं को, एक्टिन फिलामेंट को धीरे धीरे केंद्र की ओर खींचता चला जाएगा, और ये क्रिया बार बार होती जाएगी, यानी पुनरावृत्ति होती रहती है, और ये संकुचन होता रहता है। याद रहे, ये संकुचन कब तक होगा? जब तक कि पेशी प्लाज्मा झिल्ली पर सक्रिय विभव उत्पन्न रहेगा। एक्टिव पोटेंशियल प्रोड्यूस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सार्कुलेमा and positive ion reaches into the circular reticulum and calcium ion release continuously and this attachment it is open। तो ये तब तक आता है जब तक कि एक्टिव पोटेंशियल अपन को प्राप्त होता रहेगा, तो संकुचन पूरा हो जाता है। संकुचन प्रोसेस तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक कि कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से सी संलग्न रहेंगी। तो ये जो ट्रोपोनिन है इससे कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन ये ट्रोपोनिन सी से अटैच्ड रहेंगे। जब तक अटैच रहेगा तब तक जो है अपना फ्री एक्टिव साइट, एक्टिव फिलामेंट के जो सक्रिय स्थल है, एक्टिव साइट जो है वो फ्री रहेंगी, मुक्त रहेंगी, और जब तक मुक्त रहेंगी तो क्रॉस ब्रिज के जुड़ने के लिए स्थान मिलता रहेगा और संकुचन चलता रहेगा। और फिर से शिथिलन, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के अंदर क्या होगा? जैसे ही तंत्र का आवेग के द्वारा इस पेशी प्लाज्मा झिल्ली पर जो आवेग है वो समाप्त हो जाएगा, यानी इम्पल्स फिनिश एट द सरफेस ऑफ सार्कोलेमा। एट दैट टाइम कैल्शियम आयन सेंड इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो तुरंत ही जो कैल्शियम आयन है वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेशी प्रदबी जालिका में भेज दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आवेग समाप्त हो गया। आवेग समाप्त हो गया तो पॉजिटिव आयन जो है सोडियम वो पेशी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पेशी प्रदब में नहीं आ रहे हैं तो कैल्शियम आयन वापस किस में चले गए? अंतर्प्रदबी जालिका में। जैसे ही कैल्शियम आयन अंतर्प्रदबी जालिका में चले जाते हैं तो लिखा है ना कैल्शियम लेस ट्रोपोनिन। ये जो ट्रोपोनिन है यहाँ पर तो कैल्शियम अटैच था, तब तक तो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था, अब तो शिथिलन होना है। तो ये कैल्शियम आयन के हटते ही जो है ट्रोपोनिन उससे मुक्त हो गई, कैल्शियम लेस ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन किसके साथ अटैच है? अपने ट्रोपोमाइसिन के साथ। ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच है, तो तुरंत ही क्या होगा? जब ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, कैल्शियम आयन तो रही नहीं, तो तुरंत ही वो कहा जाएगी, सपोज कीजिए ये माइसिन फिलामेंट है और इसके एक्टिव साइड है, ठीक है ना।
तो ये मायोसिन फिलामेंट के जो एक्टिन फिलामेंट के एक्टिन जो है साइड जो है, इस पर अपनी ट्रोपोमायोसिन प्लस ट्रोपोनिन यूँ थी ना, ये इस प्रकार से इसको कवर कर लेती है। तो कवर करते ही क्या होगा, अपन देख रहे हैं पतले तंतु एक्टिन के जितने भी सक्रिय स्थल थे वो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के द्वारा क्या हो गए, अवरुद्ध हो गए, कवर्ड हो गए। अब वो खुले नहीं है, तो ये क्रॉस ब्रिज कहाँ अटैच होंगे, तो क्रॉस ब्रिज अटैच होने के लिए स्थान अब तो था लेकिन अब नहीं है, तो नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं अटैच था एक्टिव साइड से, लेकिन यहाँ जो क्रॉस ब्रिज है उसका जो हेड है वो इससे एक्टिन प्रोटीन से हट चुका है। तो जो मायोसिन के जो अनुप्रस्थ सेतु का जो शीर्ष होता है वो एक्टिन के सक्रिय स्थलों के अवरुद्ध हो जाने के कारण उससे हट जाता है, और जैसे ही हटता है तो सारे के सारे जितने भी एटी कहना चाहिए क्रॉस ब्रिज है, अनुप्रस्थ सेतु है, उनके शीर्ष हटता है। तो हटते ही ये देखिए ये मायोसिन फिलामेंट है और ये एक्टिन फिलामेंट है। तो संकुचन के समय तो ये सारे ऐसे रहते हैं, तो जैसे ही इसमें अनुप्रस्थ सेतु हटते हैं ऊपर जाते हैं और फिर ये वापस अपनी ओर आ जाते हैं। तो संकुचन में तो क्या है, दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास पास आती है, लेकिन दोनों अनुप्रस्थ जो एक्टिन फिलामेंट है मायोसिन उससे हट जाते हैं शीर्षों से और वापस अपनी पूर्व अवस्था को लौट जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, शिथिलन। ठीक है ना, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें विशेष तौर पे ये बताया गया है कि संकुचन के लिए ऊर्जा स्रोत यानी कि एनर्जी सोर्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन तो वो एटीपी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। और जो एटीपी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है तो इसका एटीपी में जो एटीपी और आईपी जो है वो आपस में कंबाइन होकर के एटीपी का फॉर्मेशन कर ही लेती है। तो इसके लिए जो क्रिएटिन फॉस्फेट है, क्रिएटिन फॉस्फेट द्वारा तुरंत ही हो जाता है। यानी अपन ये कह रहे हैं एटीपी बार बार कहाँ से मिलेगी, तो जो क्रिएटिन फॉस्फेट है वो एडीपी और आईपी को जोड़ करके फिर से एटीपी मॉलिक्यूल बना देता है और एटीपी का ब्रेकडाउन होता रहता है और जो एनर्जी है वो इनको क्रॉस ब्रिजेस को मिलती रहती है और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन ये तब होता है जब अपन ऑक्सीशोषण कर रहे होते हैं यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उस समय ऐसी क्रिया होती है। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी कि लंबे समय तक अपन किसी एक स्थिति में बैठे रहते हैं, कुट रहते हैं, तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव की वजह से वहाँ पर क्रिएटिन फॉस्फेट ना बनकर क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो पेशियों में क्या होता है, दर्द होने लग जाते हैं। कई बार बैठे जाते अकड़ रहते, काफ़ी देर तक बैठे बैठे अचानक खड़े होते तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उस समय ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अपने पेशियों को, मसल्स को नहीं पहुँच पाती है और उस समय वहाँ पर